यही धर्म है मोक्ष पथगामी, मध्यम मार्ग सरल। 5 अनुशीलन हैं इसके, मानव पालन कर। सत्कर्मों की पूंजी बना ले, प्रेम भाव अविरल। कर्मों को अपना धर्म समझ ले, करना किसी से न छल। ऐसे ही महान विचारधारा से जुड़ जाएं। चैनल नंबर 466 यूसीएन बुद्धा पर। यूसीएन बुद्धा पर। ऑल इंडिया समता सैनिक दल बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा 13 मार्च 1927 को मुंबई में स्थापित एक ऐसा सामाजिक संगठन जिसकी बदौलत बाबा साहेब ने बड़े बड़े आंदोलनों को सफल बनाया। ऑल इंडिया समता सैनिक दल की संघर्ष गाथा का अपना एक इतिहास है। यदि हम भारतीय समाज को देखें तो चातुर्वर्ण व्यवस्था की पोषक आर्य सभ्यता, वैदिक संस्कृति या सनातन हिंदू धर्म एक ही विचारधारा के अलग अलग नाम हैं। 4 वर्णों में विभाजित इस वर्ण व्यवस्था में अतिशूद्र कहे जाने वाले अनुसूचित जातियों को भी कई उपजातियों में विभाजित किया गया और इन्हें अछूत मानकर सदियों सामाजिक और आर्थिक तौर पर गुलाम बनाकर रखा गया। सवर्ण हिंदुओं द्वारा अछूतों का स्पर्श, उनकी परछाई या आवाज को भी अपवित्र समझा जाता। कोई सवर्ण हिंदू चल रहा हो तो अछूत को वह रास्ता खाली कर देना पड़ता। अछूतों को सार्वजनिक कुओं से पानी भरने पर प्रतिबंध, उनके लिए शिक्षा के दरवाजे बंद, मंदिरों में प्रवेश वर्जित, अछूतों के कमर में झाड़ू और गले में मटकी ताकि झाड़ू से उनके पद चिन्ह मिटते रहे और उनकी थूक से जमीन अपवित्र ना हो। पहचान के लिए अछूतों की कलाई पर काला धागा। ब्राह्मणी समाज व्यवस्था ने अछूतों का जीवन पशुतुल्य बना दिया था। ऐसी अमानवीय व्यवस्था के खिलाफ सन 1917 में जब बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने आंदोलन की शुरुआत की तो अछूत समाज अपने सामाजिक राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागृत होकर संगठित होने लगा। समाज को समझाने के वास्ते बरेल में पहला मीटिंग एक रखा था। वो मीटिंग रखने जब जो स्टेज बनवा कर तैयार हुआ था उसमें जो समझाने के वास्ते कोशिश करे तो बाबा साहब का मीटिंग से पहले ही जो बॉम्बे में है सो गुंडा लोग वो स्टेज को खराब करके मीटिंग को अंतराय दिया था। अछूतों के सभा सम्मेलनों में गड़बड़ी पैदा करने लगे। अछूतों के नेता कार्यकर्ताओं को धमकाना रोजमर्रा की बात थी। इस बीच बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे 31 जनवरी 1920 को राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज से प्राप्त आर्थिक सहायता से समाचार पत्र मूक नायक का आरंभ, जो हजारों वर्षों से मूक बनाकर रखे गए समाज की आवाज बना। 21 मार्च 1920 को कोल्हापुर रियासत के माणगांव में बहिष्कृत वर्ग का प्रथम सम्मेलन। 30 मई से 1 जून 1920 भारत के तमाम अछूतों को इकट्ठा कर नागपुर में अखिल भारतीय बहिष्कृत परिषद का राजर्षि शाहू महाराज के अध्यक्षता में आयोजन। मई 1924 में सोलापुर की बार्शी में देशांतर, धर्मांतर, नामांतर तथा संगठन के महत्व पर सूक्ष्म चर्चा और फिर जुलाई 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना। यह तो सर्वविदित है कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने महाड़ आंदोलन के अवसर पर समता सैनिक दल का गठन किया।
लेकिन इस आंदोलन की तैयारी का भी अपना एक इतिहास है। 1923 में 4 अगस्त को राव बहादुर सिके बोले ने बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुरोध पर मुंबई विधानमंडल में छुआछूत विरोधी प्रस्ताव रखा, जिसके पारित होने पर महानगर पालिका, जिला पंचायत, नगर पालिका, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत को आदेश दिए गए कि अछूतों को सार्वजनिक कुएं, तालाब, स्कूलों, अस्पतालों और धर्मशालाओं में प्रवेश करने से ना रोका जाए। लेकिन इस पर अमल नहीं हो रहा था, तो बाबा साहेब ने बोले को पुनः अनुरोध किया और 5 अगस्त 1926 को राव बहादुर सिके बोले ने फिर एक नया प्रस्ताव रखा। नए प्रस्ताव के पारित होने पर यह आदेश निकला कि जो महानगर पालिका, जिला पंचायत, नगर पालिका, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत 4 अगस्त 1923 के आदेश का पालन नहीं करेगी, उनका अनुदान रोक दिया जाएगा। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसी को आधार बनाकर महाड़ में एक परिषद बुलाई। इससे ठीक पहले यानी 1 जनवरी 1927 को वे भीमा कोरेगांव गए और वहां विजय स्तंभ परिसर में भीमा कोरेगांव की लड़ाई में शहीद हुए सैनिकों को मान वंदना देकर एक सभा को संबोधित किया। इसी बीच बाबा साहेब को मुंबई विधानमंडल में विधायक मनोनीत किया गया। 18 फरवरी 1927 बाबा साहेब ने विधायक पद की शपथ ग्रहण की। 19-20 मार्च 1927 बाबा साहेब ने महाड़ में अब तक की सबसे बड़ी परिषद बुलाई थी और सवर्णों की गुंडागर्दी को देखते हुए परिषद की सुरक्षा की एक चिंता भी उनके मन में थी। एक दिन बाबा साहेब अपने परेल स्थित कार्यालय में बैठे थे और सेवानिवृत्त सूबेदार विश्राम गंगाराम सवादकर कुछ सेवानिवृत्त सैनिकों के साथ उनसे मिलने आए। सैनिकों को देखकर बाबा साहेब के मन में एक विचार आया कि हमारे पास सेना से सेवानिवृत्त ऐसे कई सैनिक हैं। महाड़ परिषद की सुरक्षा की दृष्टि से इनका एक संगठन बनाया जा सकता है और उन्होंने विश्राम गंगाराम सवादकर के सामने अपनी ये मंशा जाहिर की। सूबेदार इस बात के लिए तुरंत राजी हो गए। महाड़ आंदोलन से 1 सप्ताह पहले सूबेदार सवादकर और सेना से सेवानिवृत्त 50-60 सैनिकों के साथ मिलकर मुंबई में 13 मार्च 1927 को समता सैनिक दल की स्थापना की गई। 19 मार्च 1927 को शाम 5 बजे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की अध्यक्षता में महाड़ परिषद का आरंभ हुआ। 3000 से भी अधिक लोग इस परिषद में सम्मिलित हुए। गंगनी सहस्त्रबुद्धे, अनंत विनायक चित्रे, सीताराम नामदेव शिवतरकर, बालाराम अंबेडकर, पांडुरंग नाथुराम राजभोज, शांताराम अनाजी, उपशाम, मोरे, रामचंद्र शिंदे, धोंडीराम नारायण गायकवाड़, शिवराम गोपाल जाधव इनमें प्रमुख थे। परिषद देर रात तक चलती रही। दूसरे दिन यानी कि 20 मार्च 1927 को सुबह 9 बजे फिर परिषद की कार्यवाही शुरू हुई। बाबा साहेब का अध्यक्षीय भाषण हुआ, कुछ प्रस्ताव भी पारित हुए। आभार प्रदर्शन के बाद अनंत विनायक चित्रे ने परिषद को संबोधित करते हुए कहा, महाड़ नगर पालिका ने मुंबई विधानमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव पर अमल करने के लिए यहाँ के तालाब सभी जातियों के लिए खुले किए हैं, परंतु उस तालाब पर पानी भरने की कोशिश अछूतों ने अभी तक नहीं की। यदि आज इस परिषद द्वारा सरकारी आदेश पर अमल किया गया तो परिषद ने एक बहुत बड़ा काम किया, ऐसा कहा जाएगा। भाइयों, हम सभी बाबा साहेब के साथ महाड़ के चौदार तालाब पर प्रवेश करके अपना अधिकार प्राप्त करेंगे। इसके बाद सभी लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ सभा मंडप से बाहर निकलकर एक जुलूस के रूप में महाड़ शहर की बस्तियों से होते हुए शांतिपूर्वक
महाड़ तालाब पर गए। बाबा साहेब चौदार तालाब की सीढ़ियां उतरकर नीचे गए। उन्होंने तालाब का पानी हाथ में लेकर पिया। उपस्थित जन समुदाय ने भी बाबा साहेब का अनुकरण किया। पुनः परिषद स्थल पर जुलूस वापस आया और परिषद का विसर्जन हुआ। परिषद समाप्त होने के बाद अध्यक्ष बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर तथा मुंबई के अन्य अतिथिगण अपने विश्राम स्थल सरकारी डाक बंगले पर चले गए। शेष लोग अपने अपने गांव जाने के लिए निकलने से पूर्व भोजन कक्ष की ओर बढ़े। दोपहर 2 बजे का वक्त था। वीरेश्वर मंदिर के गुरु ने अछूत लोग वीरेश्वर मंदिर में घुसने वाले हैं ऐसी झूठी अफवाह गांव के सवर्णों में फैलाई। अछूत लोगों ने तालाब अपवित्र किया। ऐसा मानकर इसका बदला लेने के लिए तैयार सवर्णों को यह अच्छा मौका मिला। 400-500 सवर्ण लोग एकत्रित होकर जहां जहां भी परिषद में शामिल हुए अछूत लोग मिलते उन्हें बुरी तरह मारने पीटने लगे। उनके भोजन में मिट्टी तक मिलाई गई। समता सैनिक दल स्थापित हुए केवल 1 सप्ताह भर हुआ था। इस परिषद में समता सैनिक दल के 50 सैनिक लाठी काठी के साथ उपस्थित थे। समता सैनिक दल के सैनिकों ने बाबा साहिब को डाक बंगले पर जाकर इस घटना की जानकारी दी और बाबा साहिब से इस घटना का बदला लेने की अनुमति मांगी। बाबा साहिब इस घटना के बदला लेने के परिणाम का भविष्य जानते थे। उन्होंने उन सैनिकों को बदला लेने से मना कर दिया और आदेश दिया कि जितनी जल्दी हो सके परिषद में सम्मिलित लोगों को महाड़ शहर छोड़कर लौटने के लिए कहो और आप भी लौट जाओ। बाबा साहेब भी कानूनी कार्रवाई पूरी करके मुंबई लौट आए। महाड़ आंदोलन के मद्देनजर ऐसे जातिवादियों से निपटने के लिए अब समता सैनिक दल की बहुत अधिक आवश्यकता महसूस होने लगी। जब बाबा साहेब ने सोचा अब मेरा स्वयं प्रोटेक्शन फोर्स नहीं होने के कारण मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, बाबा साहेब ने जगह जगह समता सैनिक दल स्थापित करने का अनुरोध किया और देखते ही देखते समता सैनिक दल की शाखाएं स्थापित हो गई। समता सैनिक दल की ताकत बढ़ गई। बाबा साहेब नियमित रूप से समता सैनिक दल की देखरेख किया करते थे और सैनिकों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार भी देते थे। आंदोलन के लिए उन्हें समता सैनिक दल अत्यंत सहायक लगता था। उस समय पोई बावड़ी नाम से जाना जाने वाला मुंबई का इलाका समता सैनिक दल का गढ़ था। इसका मुख्य कार्यालय दामोदर हॉल, परेल, पोई बावड़ी, मुंबई में था और समता सैनिक दल मुख्यालय के प्रमुख सूबेदार विश्राम गंगाराम सवादकर थे। महाड़ आंदोलन की दूसरी परिषद 25, 26, 27 दिसंबर 1927 को आयोजित की गई। 20 मार्च 1927 की परिषद में हिंदुओं द्वारा किए गए अत्याचार को ध्यान में रखते हुए इस परिषद की व्यवस्था के लिए मुंबई के समता सैनिक दल के सैकड़ों वॉलंटियर लाठी काठी के साथ उपस्थित थे। यह परिषद 3 दिन तक चली। 25 दिसंबर 1927 को बापू साहिब सहस्त्रबुद्धे के हाथों मनुस्मृति जलाई गई। 27 दिसंबर 1927 को समता सैनिक दल द्वारा महाड़ शहर में जब पथ संचलन यानी कि मार्च पास्ट किया गया, उस समय गांव के हिंदू नेता गांव छोड़कर भाग चुके थे। सवर्णों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए थे। अपनी स्थापना के 9-10 माह में ही समता सैनिक दल का इतना दबदबा कायम हुआ था कि सवर्णों को यह डर सताने लगा था कि अब ये लोग 20 मार्च 1927 के उन पर किए गए जुल्मों का बदला लिए बिना नहीं रहेंगे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 3 मार्च 1930 को
नासिक के कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन में 35 महिलाएं तथा समता सैनिक दल के 100 से भी अधिक स्वयंसेवकों ने कालाराम मंदिर के चारों दरवाजों के सामने धरना प्रदर्शन किया। 5 वर्षों तक समता सैनिक दल के सैनिक कालाराम मंदिर के चारों दरवाजों पर नियमित रूप से पहरा देते रहे, ताकि जब भी दरवाजा खुले वे प्रवेश करके अपना आंदोलन पूर्ण कर सके। 5 वर्षों तक आंदोलन चलाने के बाद भी धर्मांध हिंदुओं में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दिया। अंततः 13 अक्टूबर 1935 को नासिक के पास एवला में 10,000 से भी अधिक लोगों की सभा में रात 10 बजे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भीम गर्जना करते हुए कहा, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस की बात नहीं थी, परंतु हिंदू धर्म में रहते हुए मैं कदापि मरने वाला नहीं। इसी के साथ 5 वर्षों से चले आ रहे मंदिर प्रवेश आंदोलन को भी बंद करवा दिया गया। तत्कालीन राजनीतिक परिदृश्य में गोलमेज परिषदों के परिणाम स्वरूप भारतीय अधिनियम 1935 बना। इसी के अनुसार सन 1937 में संपूर्ण भारत के विधानमंडलों के सामने चुनाव संपन्न होने वाले थे। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने 15 अगस्त 1936 को मुंबई में स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना की। मुंबई विधानमंडल के चुनाव के लिए बाबा साहेब ने इस पार्टी की ओर से 17 प्रत्याशियों को खड़ा किया। पार्टी स्थापित किए कुछ ही माह हुए थे और बाबा साहेब को प्रत्याशियों के प्रचार करने का भी समय नहीं मिला, क्योंकि उन्हें 11 नवंबर 1936 को आवश्यक कार्य से यूरोप जाना था। उन्होंने 10 अक्टूबर 1936 को समता सैनिक दल की जाहिर सभा बुलाकर सैनिकों का मार्गदर्शन किया और स्वतंत्र मजदूर पार्टी के प्रत्याशियों को चुनकर लाने की जिम्मेदारी भी समता सैनिक दल के सैनिकों पर डाल दी। समता सैनिक दल के पदाधिकारियों ने बाबा साहेब को विश्वास दिलाया और कहा, बाबा साहेब, हमें पता है कि आप अछूतों की भलाई के लिए ही यूरोप जा रहे हैं। आप निश्चिंत होकर जाइए। हम जी जान लगाकर हर हाल में स्वतंत्र मजदूर पार्टी के प्रत्याशियों को जिताकर दिखाएंगे। बाबा साहेब की अनुपस्थिति में समता सैनिक दल के सैनिकों ने कमाल कर दिखाया। विधानमंडल के जो निर्वाचन हुए उसमें स्वतंत्र मजदूर पार्टी के 17 में से 14 उम्मीदवार हैं। यह समता सैनिक दल के कार्य से और प्रयासों से चुनकर आए थे। क्योंकि बाबा साहेब की अनुपस्थिति में समता सैनिक दल के सैनिकों ने अछूत समाज के वोटों का विभाजन नहीं होने दिया, जिससे अछूत समाज के इकट्ठे वोट स्वतंत्र मजदूर पार्टी के पक्ष में पड़े। अतः यूरोप से लौटने के बाद बाबा साहेब ने समता सैनिक दल की सभा बुलाकर इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एवं कार्य संपादन के लिए सैनिकों का अभिनंदन किया। सन 1937 के बाद समता सैनिक दल की गतिविधियां बढ़ती गई और दल की शाखाएं संपूर्ण भारत देश में स्थापित होने लगी। समता सैनिक दल को ऑल इंडिया का स्वरूप प्राप्त हो चुका था। इसलिए समता सैनिक दल को एक सूत्र में बांधने के लिए पंजाब विधानमंडल के विधायक सरदार गोपाल सिंह खालसा की अध्यक्षता में तथा बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की प्रमुख उपस्थिति में 20 जुलाई 1942 को नागपुर में ऑल इंडिया समता सैनिक दल का प्रथम अधिवेशन बुलाया गया। ऑल इंडिया समता सैनिक दल के इस अधिवेशन में समूचे भारत से समता सैनिक दल के सैनिक तथा पदाधिकारी विशेष रूप से उपस्थित थे। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने समता सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, यदि हम अपनी राजनीतिक गतिविधियां बगैर किसी बाधा व छेड़खानी के करते हैं तो इसका श्रेय हमारे स्वयंसेवी संगठन समता सैनिक दल को है, जिसकी शक्ति के कारण
कोई हमारे काम में रुकावट पैदा नहीं कर सका। हम इसके बहुत ज्यादा कृतज्ञ हैं। मैं इस स्वयंसेवक दल की बहुत अधिक आवश्यकता महसूस करता हूं। इसे न केवल बनाए रखना चाहिए बल्कि इसे हर प्रांत में पहुंचाना चाहिए। और जब तक अछूत वर्ग का हर एक नौजवान इसका सदस्य नहीं बन जाता, तब तक इसका विस्तार जारी रखना चाहिए। तुम्हें आलोचनाओं से नहीं डरना चाहिए। बिना सोचे समझे किसी को हानि मत पहुंचाओ। जिन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत है उन सबको मदद देने के लिए आगे आओ। इस तरह तुम अपने लोगों की सहायता, सेवा कर सकोगे। अब तक राजनीतिक जीवन की बरकरारी तुम्हारी गतिविधियां रही है। आगामी समय में तुम्हें अन्य क्षेत्रों में भी कार्य करना होगा। शहर में गुंडों द्वारा स्त्रियों का अपहरण करके या फिर गांव में सवर्ण हिंदुओं द्वारा अछूतों पर अत्याचार ढाए जाने की वारदातें प्रायः सुनी जाती है। ऐसे मामलों में तुम्हें हस्तक्षेप करना चाहिए। ये गंभीर मामले हैं जिनमें ऐसे संगठन सहायक हो सकते हैं। ऑल इंडिया समता सैनिक दल का दूसरा अधिवेशन 30 जनवरी 1944 को माननीय दादा साहेब गायकवाड़ की अध्यक्षता तथा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनकी उपस्थिति में कानपुर में संपन्न हुआ। इस अवसर पर समता सैनिक दल के सैनिकों को संबोधित करते हुए बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, समता सैनिक दल ये हमारी राजकीय पार्टी की ताकत है। लड़ने वाले सैनिकों के बिना कोई भी पार्टी बलवान नहीं हो सकती। हमें तो बड़ी बड़ी संगठनों से टक्कर लेनी है। इसलिए हमें समता सैनिक दल का विस्तार करना चाहिए। समता सैनिक दल का विस्तार करना यह प्रत्येक नेता का कर्तव्य है। समता सैनिक दल की गतिविधियां चलाने और शाखाओं को मार्गदर्शन करने के लिए सन 1927 से 1942 तक कोई एक संविधान नहीं था। सभी प्रांतीय शाखाएं अपने अपने हिसाब से नियमावली बनाकर दल की गतिविधियां जारी रखे हुए थे। परंतु समता सैनिक दल को जैसे ही ऑल इंडिया का स्वरूप प्राप्त हुआ, दल के लिए संविधान की मांग होने लगी। इसी के मद्देनजर ऑल इंडिया समता सैनिक दल के प्रथम अधिवेशन में यानी कि 1942 और द्वितीय अधिवेशन 1944 में दल का संविधान बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया। समिति ने ऑल इंडिया समता सैनिक दल के संविधान का जो प्रारूप बनाया था उसे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के पास भेजा गया। बाबा साहेब ने अत्यंत व्यस्त होते हुए भी इस पर काम किया और दल के संविधान को अंतिम रूप दिया। अंततः बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा निर्मित दल का संविधान 1945 से लागू हुआ। दल का यह संविधान आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उस समय था। चूंकि समता सैनिक दल ये बाबा साहेब की राजनीतिक पार्टी स्वतंत्र मजदूर पक्ष एवं शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से संबद्ध होने से ऑल इंडिया समता सैनिक दल का झंडा वही था जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का था। ऑल इंडिया समता सैनिक दल की गतिविधियों को ऑल इंडिया का स्वरूप प्राप्त होने के कारण अब एक मुख्य प्रशिक्षण केंद्र की भी आवश्यकता महसूस की जाने लगी। इसी को ध्यान में रखते हुए 2 अक्टूबर 1945 को पुणे के अहिल्या आश्रम में हैदराबाद के माननीय J.H. सुबैया की अध्यक्षता में ऑल इंडिया समता सैनिक दल की वर्किंग कमेटी की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर प्रमुखता से उपस्थित थे। इस बैठक में ऑल इंडिया समता सैनिक दल का मुख्य प्रशिक्षण केंद्र नागपुर में स्थापित करने का निर्णय लिया गया। मुख्य प्रशिक्षण केंद्र नागपुर में स्थापित करने का प्रमुख उद्देश्य यही था कि समता सैनिक दल के विभिन्न प्रांतों के पदाधिकारियों को इस मुख्य प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षित किया जाए ताकि वे अपने अपने प्रांत में जाकर अपने प्रांत के समता सैनिक दल के सैनिकों को प्रशिक्षित कर सके। परंतु बाद में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर
राष्ट्र निर्माण के कार्य में इतने व्यस्त हो गए कि वे इस ओर ध्यान नहीं दे पाए और न ही उस समय ऑल इंडिया समता सैनिक दल की वर्किंग कमेटी भी विशेष कुछ कर पाई। अंततः बाबा साहेब के जीते जी ये कार्य पूर्ण नहीं हो सका। बाबा साहब के इसी सपनों को पूरा करने हेतु मैंने अपने माता पिता स्मृति सेठ, जयवंताबाई चंदन खेड़े और स्मृति सेठ बड़ीराम चंदन खेड़े की स्मृति में जूना पानी ठाकरगांव स्थित अपनी 2.25 एकड़ भूमि दान दी। दल के निष्ठावान समता सैनिक धर्मदास चंदन खेड़े ने अपने माता पिता की स्मृति में भूमि दान दी। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण के बाद ही सही उनके अनुयायियों ने उनका ये सपना पूर्ण करने का प्रयास किया और रजिस्टर्ड ऑल इंडिया समता सैनिक दल ने नागपुर के पास जूना पानी में प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति द्वारा कराया था। इस प्रशिक्षण केंद्र के लिए जो भूमि धर्मदास चंदन खेड़े ने दान में दी थी, वह भूमि सरकार द्वारा रक्षा विभाग के लिए अधिग्रहित किए जाने के बाद सरकार की ओर से मुआवजे के तौर पर मिली धनराशि से चिचोली में शांतिवन के पास निसर्ग रम्य पहाड़ी क्षेत्र में समता भूमि पर मुख्य प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया गया। इसके अलावा समता सैनिक दल का अपना 3.5 एकड़ में अपना ट्रेनिंग सेंटर है चिचोली में, जो नागपुर से लगभग 25-30 मील है। उसमें हर साल नौजवानों को देश भर से बुला करके शारीरिक, नैतिक और मानसिक प्रशिक्षण दिया जाता है। उसमें 30 दिन तक लोग रहते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, एक दूसरे से मेल मिलाप करते हैं। इस प्रशिक्षण केंद्र को विशेष रूप से आयुष्मती ताराबाई सहारे का विशेष आर्थिक सहयोग मिला है, जिसने अपनी सेवानिवृत्ति पर मिली अधिकांश धनराशि इस कार्य के लिए दान में दी। जो प्रशिक्षण केंद्र हमारा बना हुआ है, जहाँ पर हम शारीरिक, मानसिक और सांस्कृतिक रूप से और राजनीतिक रूप से प्रशिक्षण लोगों को देकर के हम सैनिक तैयार करते हैं, ताकि वो समाज में आकर उसका मार्गदर्शन कर सकें, समाज में लोगों में आनकर जागृति फैला सकें, मिशन के प्रति लोगों को सचेत कर सकें। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हुई और जब इसकी जांच हुई तो पता चला कि एक राष्ट्रीय सामाजिक संगठन के सदस्य ने गांधी जी की हत्या की है। सरकार इस संगठन पर पाबंदी तो लाना चाहती थी, परंतु सरकार सीधे तौर पर उस संस्था पर पाबंदी नहीं ला पा रही थी। इसलिए सरकार ने उस संगठन के समान जो अन्य संगठन कार्यरत थे, उन पर भी पाबंदी लाने का निर्णय लिया और आरएसएस के साथ साथ सरकार द्वारा समता सैनिक दल पर भी 8 दिसंबर 1948 को पाबंदी लगाई गई। ऑल इंडिया समता सैनिक दल पर जब सरकार द्वारा पाबंदी लगाई गई, तब समता सैनिक दल के अनेक पदाधिकारियों को जबरन जेल में बंद किया गया। बाबू हरिदास आवले जैसे दल के जुझारू कार्यकर्ताओं को रायपुर की जेल में बंद किया गया। उस समय में व्यस्त होते हुए भी बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने भाऊराव गायकवाड़ के नाम 16 मार्च 1948 को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने समता सैनिक दल के संबंध में कहा, समता सैनिक दल बंद करने का मैं विरोधी हूं। सरकार ने यदि किसी संस्था पर पाबंदी लाई हो तो उसे बंद किया जाना ये कायरता का तथा अनुचित मार्ग है। यदि कुछ समता सैनिक दल के प्रतिनिधियों को गिरफ्तार किया गया होगा और वे यदि जेल में गए होंगे तो उन्होंने इतना कष्ट सहना ही चाहिए। समता सैनिक दल पर पाबंदी लगने के बाद इस कालावधि में दल के कार्यों में थोड़ी शिथिलता जरूर आई, परंतु सरकार द्वारा पाबंदी हटाते ही इसका कार्य अधिक जोश तथा जोरों से शुरू हुआ।
ऑल इंडिया समता सैनिक दल के विस्तार में मुंबई के माननीय MM ससालेकर, GOC ऑल इंडिया समता सैनिक दल तथा विदर्भ प्रांत के माननीय RR पाटिल, सेक्रेटरी ऑल इंडिया समता सैनिक दल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। 19 अगस्त 1931 को गोलमेज परिषद में भाग लेने के लिए जाते समय बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने पानी के जहाज से पत्र लिखा था। उस पत्र से पता चलता है कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर मिस्टर विल्सन ने समता सैनिक दल के स्वयंसेवकों तथा उनमें दिखाई देने वाली अनुशासन की काफी तारीफ की थी। इस पानी के जहाज में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ चर्चा करते समय माननीय MR जयकर, डॉक्टर मुंजे, रीवा के महाराजा तथा मौलाना शौकत अली ने भी समता सैनिक दल की प्रशंसा की थी। समता सैनिक दल का अनुशासन देखकर डॉक्टर मुंजे इतने खुश थे कि उन्हें लगता था कि हिंदू महासभा का संगठन समता सैनिक दल के समान मजबूत नहीं है। परंतु समता सैनिक दल तो मौलाना शौकत अली के खिलाफत टुकड़ी के बराबर खड़ा है। 4 मार्च 1933 को रात 9:30 बजे मुंबई के GRP रेलवे चाल के मैदान में समता सैनिक दल की ओर से बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बाबा साहेब ने समता सैनिक दल के सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, समता सैनिक दल के वॉलंटियर के लिए मेरी कुछ सूचनाएं हैं। वॉलंटियर यानी हमारा ज्ञानवान तथा जानकार पुरुष है, ऐसा मैं समझता हूं। केवल खाकी रंग की पोशाक शरीर पर परिधान कर लेने से कोई वॉलंटियर बन जाता, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। अपने समाज को ज्ञानी बनाना यह वॉलंटियर लोगों का मुख्य कर्तव्य है। अज्ञानी समाज को जनता समाचार पत्र पढ़कर बताना एवं उसमें लिखी गई बातों को समझाना, यह उनका कर्तव्य है। ये लोग अपना कर्तव्य निभाएंगे, ऐसी मुझे आशा है। 8 जनवरी 1939 को परेल मुंबई के कामगार मैदान पर दल के सैनिकों की परेड का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने सैनिकों को संबोधित करते हुए ये कहा, समता सैनिक दल का सैनिक यानी समाज की सेवा के लिए सर हथेली पर रखकर लड़ाई के लिए सज्ज हुआ निर्भय योद्धा ही कहना चाहिए। मानवता के लिए समानता का उज्जवल तत्व अंतःकरण में प्रज्वलित कर अपने कार्य की उसने पूर्णता करनी चाहिए। इसके लिए सभी ने प्रतिज्ञा लेकर किसी भी प्रकार का जाति भेद नहीं मानूंगा। महार, मांग, भंगी जैसे ऊंच नीचता का भेद नहीं मानूंगा। मैं इंसान हूं और सभी से इंसानियत की तरह बर्ताव करूंगा तथा विषमता के जहरीले बीज समाज से नष्ट करूंगा। आज से इस प्रकार का दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए। ऐसी प्रतिज्ञा करने वाले व्यक्ति को ही समता सैनिक दल का सच्चा सैनिक समझना चाहिए। कुल ऐसी स्थिति का विचार करते हुए अपना दल आजादी की लड़ाई में पिछड़े वर्ग के मोर्चे की एक लड़ाकू टुकड़ी है, इसे पूर्णतः ध्यान में रखना चाहिए। आपने अपने हर एक कृति से देश के आदर्श सैनिक बनना चाहिए। आपकी ओर देखते ही समता सैनिक दल का एक उत्कृष्ट नमूना इस दृष्टि से आपका विश्व में नाम होना चाहिए। अच्छे गुण, अनुशासन और संगठन, इनके द्वारा आपका दल फौलादी बनना चाहिए। शराब पीने की आदत होने पर, पान तंबाकू खाने पर, अपना पैसा, अपना शरीर का दुरुपयोग करते होगे तो आपको सही समय पर सावधान होकर व्यसन मुक्त बनना चाहिए। इस समय से और इस तरह से सभी प्रकार के गलत व्यसन तथा रूढ़ियों पर नियंत्रण रखने से आप पर कोई भी किसी भी प्रकार का आरोप नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार की पीड़ा देने की कोई हिम्मत नहीं करेगा।
ऐसे उज्जवल ध्येय से आपने कार्य करने पर कोई आप पर अकारण आलोचना करें तो हाथी चलता है और कुत्ता भौंकता है, इस प्रकार ही होगा। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने 20 सितंबर 1944 को हैदराबाद के जीरा मैदान के सभा में स्त्रियों को संबोधित करते हुए अपने संबोधन में कहा, आज की सभा में स्त्रियों का उत्साह देखकर मुझे विशेष खुशी हो रही है। हमारी महिलाएं अच्छा भाषण दे सकती है, यह मेरे ध्यान में आया है। हमारी महिलाएं साफ सुथरा रहना सीख गई है। समता सैनिक दल की शाखा स्थापित करके महिलाओं ने भी उसमें बड़ी संख्या में भाग लिया है। इसका मुझे काफी समाधान हो रहा है। आज के अवसर पर महिलाओं को मुझे जो संदेश देना है वो ये है कि महिलाओं ने पुरुषों के साथ सार्वजनिक जीवन में आना चाहिए। पुरुष वर्ग आगे जाकर, महिलाएं यदि पीछे रही तो किसी भी समाज की प्रगति नहीं हो सकती। गाड़ी का एक टायर यदि पंक्चर हो गया तो गाड़ी नहीं चल सकती। इसलिए महिलाओं ने कंधे से कंधा लगाकर लड़ना चाहिए, तभी हमारी आजादी हमें जल्द मिलेगी। 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा भूमि नागपुर में धम्म दीक्षा समारोह नियोजित था। इस समारोह का जायजा लेने के लिए बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर 11 अक्टूबर 1956 को ही नागपुर आ गए थे। नागपुर आने पर उन्हें सीताबर्डी के शाम होटल में ठहराया गया। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के कमरे के बाहर समता सैनिक दल के सैनिकों ने दिन रात पहरा देकर बाबा साहेब की सुरक्षा की जिम्मेदारी बखूबी संभाली। इस समारोह की सुरक्षा की दृष्टि से समता सैनिक दल का गुप्तचर विभाग भी बनाया गया था। समारोह के मुख्य स्टेज की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने के लिए चुने गए सैनिकों की एक समिति अलग से बनाई गई थी, जिसमें ऑल इंडिया समता सैनिक दल के सैनिक स्मृति शेष भालचंद लोखंडे भी स्टेज की सुरक्षा समिति में बतौर सैनिक थे। 14 अक्टूबर 1956 के दीक्षा समारोह तथा 15 अक्टूबर 1956 के बाबा साहेब के संबोधन में उपस्थित लोगों को संभालने तथा अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी समता सैनिक दल ने बखूबी निभाई थी। इस समारोह की सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस प्रशासन का कोई भी हस्तक्षेप नहीं था। इसी प्रकार 16 अक्टूबर 1956 को चंद्रपुर में संपन्न हुआ दीक्षा समारोह में भी बाबा साहेब नागपुर से चंद्रपुर जाते समय तथा चंद्रपुर में दीक्षा समारोह की सुरक्षा व्यवस्था भी समता सैनिक दल ने संभाली थी। इस प्रकार बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में संपन्न बड़े बड़े समारोह को सफल बनाने में समता सैनिक दल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। 6 दिसंबर 1956 26 अलीपुर रोड दिल्ली स्थित आवास पर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का महापरिनिर्वाण हुआ। बाबा साहेब का पार्थिव हवाई जहाज द्वारा दिल्ली से मुंबई लाया गया। बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण से उनको अपना भाग्य विधाता मानने वाला समाज बुरी तरह टूट गया। अंबेडकरी जनता अपने इस भाग्य विधाता के अंतिम दर्शन के लिए देश के कोने कोने से मुंबई की ओर आ रही थी। मुंबई में जन सैलाब उमड़ पड़ा था। रोते बिलखते शोकाकुल अंबेडकरी अनुयायियों को संभालना बहुत ही मुश्किल काम था। ऐसे समय में समता सैनिक दल के सैनिकों ने राजगृह में बाबा साहिब के दर्शन के लिए आने वाले लोगों को संभालने के लिए कड़ी मेहनत की। साथ ही राजगृह दादर से चैत्य भूमि तक की महापरिनिर्वाण यात्रा को मानव श्रृंखला बनाकर संभालने की जिम्मेदारी भी समता सैनिक दल ने बखूबी निभाई।
बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा समय समय पर विषयवार संगठन बनाए गए, जैसे बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में, डिप्रेस क्लास फेडरेशन 1930 में, स्वतंत्र मजदूर पार्टी 1936 में, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन 1942 तथा रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की संकल्पना 1956 में की गई। इसी के साथ साथ उन्होंने मूक नायक 1920, बहिष्कृत भारत 1927, समता 1928, जनता 1930 तथा प्रबुद्ध भारत 1956 इस प्रकार की पत्रिकाएं शुरू की। हम देखते हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर आवश्यकतानुसार संगठनों के नामों में परिवर्तन भी करते रहे, परंतु इस सबसे पहले मार्च 1927 में स्थापित समता सैनिक दल के नाम में या इसके कार्य उद्देश्य में परिवर्तन करने की उन्हें कभी भी आवश्यकता महसूस नहीं हुई। बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा समता सैनिक दल एक प्रमाणिक संस्था है। ये संस्था दूसरी आम संस्थाओं की तरह नहीं है। बाबा साहब का अम्बेडकर का समता सैनिक दल बहुत डिसिप्लिन कैडर है, ट्रेंड कैडर है, बहुत त्यागवान कैडर है, शीलवान कैडर है। बाबा साहब अम्बेडकर ने समता सैनिक दल का जो संविधान बनाया है और उस संविधान में जो साप्ताहिक विचार सरणी का एक प्रोग्राम दिया है बाबा साहब ने, सोमवार के लिए बाबा साहब स्वयं कहते हैं कि नैतिकता पढ़ाओ। आज नैतिकता बोलने से धम्म होता है और धम्म बोलने से नैतिकता होती है। इस प्रकार समता सैनिक दल अम्बेडकरी आंदोलन में प्रारंभ से अंत तक बना रहा। इसी से पता चलता है कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की दृष्टि में समता सैनिक दल महत्वपूर्ण था। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण के बाद 3 अक्टूबर 1957 को अम्बेडकरी नेताओं द्वारा दीक्षाभूमि नागपुर में अखिल भारतीय रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की गई। इसी पंडाल में एडवोकेट बाबू हरिदास आवले की अध्यक्षता में ऑल इंडिया समता सैनिक दल का चौथा अधिवेशन संपन्न हुआ। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के काल में ऑल इंडिया समता सैनिक दल उनकी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ था, इसलिए यहां पर भी वर्ष 1957 के पश्चात रिपब्लिकन पार्टी से समता सैनिक दल जुड़ा रहा, परंतु 2 वर्ष के भीतर ही रिपब्लिकन पार्टी का विभाजन हुआ और न चाहते हुए भी समता सैनिक दल का विभाजन हो गया। इस प्रकार रिपब्लिकन पार्टी के जितने गुट यानी कि समूह बनते गए, समता सैनिक दल भी उसी प्रमाण में विभाजित होता रहा। एक समय जब रिपब्लिकन पार्टी की गतिविधियां मरणासन्न हो गई थी, समता सैनिक दल भी मरणासन्न अवस्था में चला गया। इसी का नतीजा ये हुआ कि समता सैनिक दल के अभाव में अम्बेडकरवादियों पर जुल्म बढ़ने लगे। ऐसी परिस्थिति में इससे निपटने के लिए 70 के दशक में दलित पैंथर का जन्म हुआ, परंतु हिंसा का जवाब हिंसा से दिया जाए, अम्बेडकरी विचारधारा इसकी अनुमति नहीं देती। तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति देखकर बाबा साहेब के समय कार्य कर चुके नागपुर के समता सैनिकों का मन विचलित हो उठा तथा उन्होंने निर्जीव हो चुके समता सैनिक दल को पुनर्जीवित करने का मन बनाया और 22 सितंबर 1977 को शाम 5:30 बजे मिलिंद बुद्ध विहार, रामबाग, नागपुर में एक बैठक का आयोजन किया गया। तो हमारा जो समता दल है, हमने जब उसका पुनर्गठन किया, इसका पंजीयन किया, उस समय आदरणीय भगवान दास जी, एल.आर. बाले जी, हमारे चांदे साहब और धम्मदास चंदन खेड़े जी, इनके प्रयासों से दल को पुनर्जीवित करने का कार्य किया गया। इसी निर्णय के तारतम्य में 25-26 जनवरी 1987 को एडवोकेट भगवान दास, दिल्ली, इनकी अध्यक्षता में शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, क्रीडा चौक, नागपुर में
ऑल इंडिया समता सैनिक दल का अधिवेशन बुलाकर महत्वपूर्ण निर्णय पारित किए गए। लेकिन इन सारी पे नियंत्रण करने के लिए जो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक युवकों का संगठन बनाया था और जिस संगठन को एक पोलादी के रूप में माना जाता था, और उसी के धाक से हमको जो कुछ सहूलतें आज देश के अंदर में मिली, तो बाबा साहब स्वयं कहते हैं कि ये संगठन के मैं बहुत बड़ा ऋणी हूँ कि जिन्होंने हमें इस आंदोलन में सहयोग दिया। दल के प्रचार के लिए भीम पत्रिका की स्थापना की 1958 में, और लगातार उसमें भीम पत्रिका का काम, भीम पत्रिका के सम्मेलन, भीम पत्रिका की कठिनाइयाँ, भीम पत्रिका ने जितनी समस्याओं का समाधान किया, वो तमाम चीज़ें छपती रही हैं और आज भी छप रही हैं। तो भीम पत्रिका ऑल इंडिया समता सैनिक दल का प्रवक्ता है। इस अधिवेशन में LR बाली सहित संपूर्ण भारतवर्ष से अनेक गणमान्य व्यक्ति सम्मिलित हुए। अधिवेशन में लिए गए निर्णयों के प्रकाश में एडवोकेट भगवान दास एवं LR बाली की जोड़ी ने भारतवर्ष में कमाल कर दिखाया और पूरे भारत में घूम घूम कर ऑल इंडिया समता सैनिक दल का धुआंधार प्रचार किया। इसी का नतीजा था कि पहाड़ी और दुर्गम इलाकों को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष में ऑल इंडिया समता सैनिक दल का विस्तार हो गया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समय समता सैनिक दल का राजनीतिक संगठन से जुड़ाव था, परंतु तत्कालीन रिपब्लिकन पार्टी अनेक गुटों में विभाजित होने के कारण समता सैनिक दल को किस गुट के साथ जोड़ा जाए, ये प्रश्न निर्माण हुआ। इसलिए सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि जब तक रिपब्लिकन पार्टी एक नहीं हो जाती, तब तक ऑल इंडिया समता सैनिक दल का एक गैर राजनीतिक संगठन के तौर पर कार्य चलता रहेगा। ऑल इंडिया समता सैनिक जो रजिस्टर्ड है, उसकी बुनियादी तौर पर बाबा साहब की पहले शुरू में उनके जीवन की सारी बातें इकट्ठा करके हम समाज को जागरूक करने का कार्य करेंगे, और इतना ही करके नहीं रुकेंगे, तो जहां अन्याय अत्याचार होते हैं इसका सर्वे करेंगे, जिनको आवश्यकता है उनकी हम सुरक्षा करेंगे, उनको अच्छी जगह बसाएंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर राजस्थान के जितने भी विश्वविद्यालय, उसमें 3 विश्वविद्यालय थे, बाद में 5 विश्वविद्यालय हो गए। तो उनके अंदर जो वैकेंसीज है प्रोफेसर्स की, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, उन वैकेंसीज को भरने के लिए एडवर्टाइजमेंट निकलते थे और सब जगह एडॉक वैकेंसीज में तदर्थ लोग उस पर काम करते थे। कई लोग जो है 10-10 साल से काम कर रहे थे और वो लोग जो है स्थायी नहीं हो रहे थे। तो उन लोगों का एक आंदोलन चल रहा था कि भी हम लोगों को जो है स्थायी कर लिया जाए। और उस समय नेहरू सिंह की सरकार थी, कांग्रेस की नहीं थी, तो उन लोगों ने ऑर्डिनेंस के द्वारा इनको वैकेंसीज को भरने का जो है निर्णय कर लिया था और ऑर्डिनेंस राज्यपाल के पास में भी गया था। तो ये मुद्दा जब दल के सामने आया, विशेष करके मेरे सामने आया, और मैं उसमें विश्वविद्यालय के अंदर मैं भी तदर्थ असिस्टेंट प्रोफेसर लगा हुआ था और हम लोगों का प्रोफेसर्स का ही मूवमेंट चल रहा था कि सब लोगों को जो है ये स्थायी कर लेंगे और इस पे करें। लेकिन जब उसको देखा, करीब 1000 से भी ज़्यादा लोग थे जो तदर्थ काम कर रहे थे, लेकिन उसमें SC ST के कोई भी लोग नहीं थे, इक्का दुक्का कोई मुश्किल से था। तो उसमें ये दिमाग में आया कि अगर ये वैकेंसी भर ली जाती है तो जब तक वो प्रोफेसर रिटायर्ड नहीं होता है तब तक तो वैकेंसी खाली होगी नहीं, और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पोस्टें जो हैं वो सीमित होती हैं। जो एक बार लग गया, जब तक वो रिटायर्ड नहीं हुए तब तक दूसरी पोस्ट बढ़ती नहीं है। तो ये अगर ऑर्डिनेंस के द्वारा अगर तदर्थ लोगों को भर दिया जाता है, मतलब स्थायी कर लिया जाता है, तो कई वर्षों तक जो है, कई दशकों तक जो है SC ST के लोग नहीं आ पाएंगे। तो इस तरह से बहुत बड़ा विचार विमर्श करके यहाँ जोधपुर विश्वविद्यालय के अंदर, उस समय आजकल इसको जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय बोलते हैं, उस समय ये जोधपुर विश्वविद्यालय कहलाता था। तो जोधपुर विश्वविद्यालय की एक स्टूडेंट विंग हमने यहाँ पे बनाई और उनको कहा भी इसको जो है आप चैलेंज करिए। उससे पहले राजस्थान की 5 यूनिवर्सिटीज़ में रिजर्वेशन को लेकर के हमने एक केस लगाया था। मेरे ही प्रयत्न से लगा और मेरे खर्चे से ही लगा। उसका वकील जो है वो मुरधर मृदुल थे, राजस्थान के माने हुए वकील थे। तो वो ड्यू कोर्स में केस चला गया।
उसके बाद में कोर्ट ने उनको निर्णय दिया भाई आप जो है जो काबिल लोग हैं उनको आप SC/ST की सीटों पे भरिए, आप क्यों नहीं लेते हैं। तो उसके बाद में बहुत से प्रोफेसर्स ने शुरू किया। तो जोधपुर विश्वविद्यालय के अंदर भी 1988 के अंदर एडवर्टाइजमेंट निकला, 1987 के अंदर निकला और उस समय इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन 89 वाला जब एडवर्टाइजमेंट निकला तो उसको जब देखा और उसके बाद में वो जो स्थायी करने सबको जो है स्थायी करने का जो चल रहा था, उन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर के ऑल इंडिया समता सैनिक दल की जोधपुर इकाई के द्वारा जोधपुर विश्वविद्यालय, जिसे आजकल जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय कहते हैं, इस पर एक केस राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर मेरे द्वारा समता सैनिक दल के लेटर पेड पे लगाया गया। और जो यहाँ पर एक स्टूडेंट जो थे शाखा के अंदर, उनके अध्यक्षता के उनके नाम के मार्फत जो है केस लगाया गया। तो लंबे समय के बाद में फिर कोर्ट ने इसमें ये डायरेक्शन दिया कि चूँकि वो एडवर्टाइजमेंट तो निकल चुका था और उसमें यूनिवर्सिटी को टीचिंग पोस्टों की चाहिए थी, कोर्ट ने कहा ये गलत है और आप जो हैं जो एक्ट 1974 का है उसके हिसाब से इनका रिजर्वेशन होता है, उसके हिसाब से आपको करना है। लेकिन चूंकि आपने ये एडवर्टाइजमेंट निकाल लिया और इससे जो है बच्चों का भविष्य अफेक्ट होगा, टीचिंग अफेक्ट होगा, वापस दोबारा ये एक्सरसाइज करने में बहुत टाइम लगेगा और तब तक सेशन चला जाएगा, तो इसको तो चलो आप कर लीजिए, लेकिन जब भी आप मतलब आगे भविष्य के अंदर अगर कोई एडवर्टाइजमेंट निकालें, पोस्टें भरें, तो उसके अंदर पिछला जो बैकलॉग है उसको भी कंप्यूट करके आपको SC/ST का बैकलॉग कंप्यूट करके देख करके फिर जितना रिजर्वेशन बनता है उसके हिसाब से आप वैकेंसी भरेंगे। तो ये डिसीजन जो है वो 26 फरवरी 1991 को कोर्ट ने दिया और ये जो आदमी उससे भी ज़्यादा जो है प्रोफेसर्स और ऑफिसर्स जो है SC/ST के लिए गए और पूरे भारत के अंदर संभवतः ये पहला विश्वविद्यालय रहा कि जिसके अंदर इतनी बड़ी संख्या के अंदर SC/ST के लोगों का जो है भर्ती हुई। समता सैनिक दल को जो है सफलता मिली और उसके बाद में जोधपुर के अंदर जब एडवर्टाइजमेंट हुए 1993 या 94 के अंदर, तो 40-50 आदमी उससे भी ज़्यादा जो है प्रोफेसर्स और ऑफिसर्स जो है SC/ST के लिए गए और पूरे भारत के अंदर संभवतः ये पहला विश्वविद्यालय रहा कि जिसके अंदर इतनी बड़ी संख्या के अंदर SC/ST के लोगों का जो है भर्ती हुई। समता सैनिक दल अब एक गैर राजनीतिक संगठन होने से इसके विस्तार की दृष्टि से अम्बेडकरी समाज के नौकरी पेशा लोगों को भी इसमें सम्मिलित करने का विचार किया गया। समता सैनिक दल का अपना विधान है और हर 2 साल के बाद समता सैनिक दल की एक एनुअल वार्षिक सम्मेलन होता है जिसमें इसके पदाधिकारी चुने जाते हैं। इसके अलावा संविधान है, संविधान के अलावा जो आमदन खर्च का जो हिसाब किताब है वो बाकायदा ऑडिट होता है और हमें पक्के तौर पर आयकर विभाग से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हमें इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। अम्बेडकरी समाज शुरू से ही न्याय प्रिय ढंग से अपना आंदोलन चलाता रहा है, इसलिए अपनी गतिविधियां न्यायोचित एवं संवैधानिक पद्धति से चलाने के लिए सन 1988 में सर्वसम्मति से इसका पंजीकरण किया गया। ऑल इंडिया समता सैनिक दल ये कोई नया संगठन नहीं, ये बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित संगठन है जो कि नागपुर में सन 1930 से निरंतर चला आ रहा संगठन है। आज 40 वर्षों से नियंत्रण काम कर रहा है और इसी बुनियाद पे हम आशा करते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का या ऑल इंडिया समता सैनिक दल बाबा साहब के विचारों के साथ आचरणवादी अम्बेडकर बन के हम काम करेंगे। इसका अभिलेखीय प्रमाण ये है कि ऑल इंडिया समता सैनिक दल के पास सन 1930 से अभी तक दल के संबंध में किया गया संपूर्ण पत्राचार उपलब्ध है, जिसे उस समय के निष्ठावान सैनिकों जैसे कि भालचंद्र लोखंडे आदि ने आज तक संभाले रखा है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने महापरिनिर्वाण यानी कि 6 दिसंबर 1956 के पहले अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे थे।
बाबा साहब अम्बेडकर जो रचनाएं लिख कर के छोड़ गए थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल बम्बई हाई कोर्ट के अंडर पड़ी थी और हाई कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल ने सरकार को लिखा कि बाबा साहब द्वारा लिखी हुई रचनाएं टाइप की हुई गल रही हैं, सड़ रही हैं। तो उसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो समता सैनिक दल ने पूरे बम्बई को एक तरह से लामबंद किया। समता सैनिक दल के मुख्य मार्गदर्शक LR बाली का इस ओर ध्यान गया तो उन्होंने दल की सलाह पर नागपुर के एडवोकेट JB बंसोड़ को आवेदक बनाकर बाबा साहिब का अप्रकाशित साहित्य प्रकाशित कराने के लिए मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर बेंच में याचिका दायर की। दल के द्वारा जो बाबा साहब के अप्रकाशित ग्रंथ थे वह 1986 को अप्रकाशित ग्रंथ सम्मेलन करके समता दल के माध्यम से महाराष्ट्र शासन द्वारा 22 खंड प्रकाशित कराए गए। समता सैनिक दल के सतत संघर्ष का ही नतीजा था कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अप्रकाशित साहित्य प्रकाशित हो पाया। 2 अक्टूबर 1945 को पूना के अहिल्या आश्रम में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की प्रमुख उपस्थिति तथा माननीय JH सुबैया की अध्यक्षता में ऑल इंडिया समता सैनिक दल की वर्किंग कमेटी में दल का मुख्य प्रशिक्षण केंद्र नागपुर में स्थापित करने का एक मतेन निर्णय लिया गया था, परंतु बाबा साहेब के जीवित रहते इस पर अमल नहीं हो पाया था। ऑल इंडिया समता सैनिक दल ने इस बात को ध्यान में रखते हुए चिचोली नागपुर में 3.05 एकड़ भूमि खरीदकर समता भूमि पर समता भवन का निर्माण करके बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का ये सपना पूर्ण करने का काम किया है। तो मेरा सबसे आपसे यही निवेदन है कि आप अपनी उत्तरदायित्व को समझें, अपनी जिम्मेदारी को समझें और ये दृढ़ संकल्प लें कि जैसे भी हो बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने में हम कोई भी उठा नहीं रखेंगे। वर्तमान में इस प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण हॉल, कार्यालय, किचन, गार्डन, प्रसाधन तथा कुएं का निर्माण किया गया है। इस प्रशिक्षण केंद्र में वर्तमान में साल में 2 बार अखिल भारतीय स्तर के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने 1942 में गांधी और अछूतों की आज़ादी नामक ग्रंथ प्रकाशित कर मनवादी लोगों से दलितों की स्थायी मुक्ति के लिए स्वतंत्र कॉलोनियां निर्माण करने का विचार दिया था। हमने इस गवर्नमेंट के ज़मीन पर सभी जो एजेंसी एरिया में रहते हैं उनके हम सेपरेट सेटलमेंट करना जा रहे हैं, तो भी कुछ भी न करने से 7 अप्रैल 1991 को यहाँ पर एक ही दिन 10 एकड़ जमीन सभी लोग मिलकर काटे हैं और झोपड़ी डाल के यहाँ पर रहना शुरू हुआ। ऑल इंडिया समता सैनिक दल के जुझारू व्यक्तित्व पूर्व चेयरमैन दिवंगत A. रामकिशन के नेतृत्व में तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के सुरुचापल्ली गांव के पास 500 एकड़ सरकारी बंजर भूमि पर अंबेडकर वादियों की लुम्बिनी नगर के रूप में स्वतंत्र कॉलोनी बसाकर भूमिहीनों को जीवन यापन के लिए 5-5 एकड़ का भूखंड वितरित कर इन परिवारों के आजीविका का मार्ग प्रशस्त किया गया। सब सर्वे करके यहाँ के बच्चों को पढ़ाई के लिए हमने चंद लोगों को पास पैसा जमा करके और 300 रुपये हर महीने टीचर देते गए और एक झोपड़ी में स्कूल चलते गया। यहाँ जो रुकावटें आई इनको LR बाली जी ने दूर किया और दल के पदाधिकारी लुम्बिनी नगर बार बार जाते रहे। तो यहाँ के बच्चे लोग हैदराबाद में मामूली से मामूली काम करते हुए RMO डॉक्टर के हिसाब से
4 बच्चे लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं और अच्छे से जी रहे हैं। इसका पूरा जो इन्हें मेहनत ऑल इंडिया समता सेना दल को जाती है। राजस्थान राज्य के जोधपुर विश्वविद्यालय द्वारा सहायक प्राध्यापक के 124 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। उसमें अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण कोटा नहीं होने के कारण हमारे राजस्थान राज्य इकाई के सैनिकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में कोर्ट केस दायर किया गया और 124 व्याख्याताओं के पद वहां पे भरे गए। इस प्रकार अनुसूचित जाति जनजाति को न्याय दिलाने के लिए ऑल इंडिया समता सैनिक दल ने अहम भूमिका निभाई। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का मुख्य शिल्पकार माना गया। संविधान ने एक तर्कशील, समतावादी और समाजवादी समाज की संरचना की रूपरेखा पेश की है। गुनविन ऑस्टन के शब्दों में संविधान सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बना। संविधान के लागू होने के वर्षों बाद भी भारतीय समाज अंधविश्वासों और रूढ़िवाद की जकड़ में है, जिनके कारण राष्ट्र न केवल सामाजिक बल्कि आर्थिक तौर पर भी पिछड़ रहा है। दल के सैनिकों को मैं विशेष तौर पर सावधान करना चाहता हूं कि आज देश में ऐसा वातावरण पैदा हो गया है जिसका आधार घृणा है, नफरत है, हिंसा है, लोगों को बांटना है और एक रूढ़िवादी व्यवस्था को फिर से बहाल करना है। इसलिए दल के सैनिकों का जिम्मेवारी, उनका काम पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। चाहे कोई कठिनाई आए, कोई मुसीबत आए, कोई संकट आए, उसकी प्रशंसा की, निंदा की परवाह किए बगैर सैनिकों को अपने काम में जुट जाना चाहिए ताकि हम एक अच्छा देश, अच्छा समाज बना सकें। ये दल इस बात के प्रति प्रतिबद्ध है कि हम ऐसे समाज का सृजन करेंगे जिसमें सामाजिक समता हो, इंसान को बराबर समझे, तो समाज में इंसान को इंसान के नाते समझना चाहिए। इसी तरह स्त्री और पुरुष में जो लिंग आधारित भेदभाव है वो नहीं होना चाहिए। इस समय भारतीयों को प्रगतिशील, नैतिक, समाजवादी और भ्रातृभावपूर्ण नागरिक बनाने की समस्या है। शारीरिक शक्ति के साथ साथ मानसिक शक्ति की जरूरत है। इसलिए समता सैनिक दल शारीरिक, नैतिक, मानसिक प्रशिक्षण प्रदान करने पर बल देता है। समता सैनिक दल समता भवन चिचोली में हर एक वर्ष युवा वर्ग को इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित प्रशिक्षण देता है और इसके लिए अनेक प्रचार साधनों का इस्तेमाल करता है, विशेषतः साहित्य का। वर्तमान में आदरणीय बाली साहब, चांदे साहब और धर्मदास चंदन खेड़े जी, इनके मार्गदर्शन में हम लोग काम करते हुए और हमारे आज जो वर्तमान में हमारे चेयरमैन हैं, राष्ट्रीय हमारे चेयरमैन हैं, ये चंद्रया जी है। हम पूरी टीम हमारी साथ में काम करके लगभग 22 राज्यों में हम समता सैनिक का कार्य कर रहे हैं। ऑल इंडिया समता सैनिक दल रजिस्टर्ड की ओर से आप सभी को अपील करते हैं कि आप ऑल इंडिया समता सैनिक दल के सदस्य बनिए, दल का साहित्य खरीदकर बांटिए और दल को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाइए। विशेष तौर पर उन लोगों को जो शोषित हैं, जो पद दलित हैं, जो हर लिहाज से पिछड़े हुए हैं, उनमें मर्द, औरतें तमाम शामिल हैं। उनको मैं निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि वो समता सैनिक दल को तन मन धन से सहयोग दें। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा अपने मिशन के संबंध में जो अंतिम संदेश दिया, उसमें उन्होंने अपने निज सचिव नानकचंद रत्तू से जो कहा, उसका नानकचंद रत्तू ने अपने संस्मरणों की किताब में इस मार्मिक घटना का वर्णन किया है। वो इस प्रकार है।
मेरे लोगों से कह देना नानक चंद, मैं उनके लिए जो कुछ भी हासिल कर पाया हूं वो मैंने अकेले ही किया है, और ये मैंने विध्वंसक दुखों और अंतहीन परेशानियों से गुजरते हुए चारों ओर, विशेषकर हिंदू अखबारों की ओर से मुझ पर की गई गालियों की बौछारों के बीच किया है। मैं सारा जीवन अपने विरोधियों और अपने ही उन मुट्ठी भर लोगों से लड़ता रहा हूं जिन्होंने अपने स्वार्थी उद्देश्यों के लिए मुझे धोखा दिया। मैं बड़ी कठिनाइयों से इस कारवां को यहां तक लेकर आया हूं जहां ये आज दिखाई देता है। कारवां को इसकी राह में आने वाली बाधाओं, अप्रत्याशित विपत्तियों और कठिनाई के बावजूद चलते रहना चाहिए। अगर वे एक सम्मानजनक और प्रतिष्ठित जीवन जीना चाहते हैं तो उन्हें इस अवसर पर अपनी क्षमता दिखानी ही होगी। यदि मेरे लोग, मेरे साथी कारवां को आगे ले जाने के योग्य नहीं हैं, तो उन्हें इसे वहीं छोड़ देना चाहिए जहां ये आज दिखाई दे रहा है। लेकिन उन्हें किसी भी रूप में इस कारवां को पीछे नहीं हटने देना चाहिए। मैं पूरी गंभीरता में ये संदेश दे रहा हूं, जो शायद मेरा अंतिम संदेश है, और मेरा विश्वास है कि ये व्यर्थ नहीं जाएगा। जाओ, जाकर उनसे कह दो, जाओ जाकर उनसे कह दो, जाओ जाकर उनसे कह दो, जाओ जाकर उनसे कह दो। ये कहकर बाबा साहेब सिसकने लगे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह निराशा में डूबे हुए थे, बहुत विचलित थे। इतनी असहनीय वेदना, इतना कटुक्षोभ उनके चेहरे पर अंकित था। हम आशा करते हैं अंबेडकरी युवक आगे आकर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के इस कारवां को दल के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे।